देखिए हमने लास्ट टाइम पे 3 टाइप पढ़ लिए थे। कौन कौन से? हमने टाइप 1 पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। टाइप 2 हमने पढ़ा था सर्कल प्रॉब्लम, ओके। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था टाइप 3 जो था हमारा इन्फानाइट नेटवर्क प्रॉब्लम। और ये सभी किसके अंडर में थे? पीपीटी मतलब पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के अंडर में थे। अब हम क्या करने वाले हैं, आज एक टाइप 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इसमें हम व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि ये जो टाइप 4 मैंने लिखा है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये होता क्या है, क्यों इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट का मतलब तो सर गेहूँ होता है, स्टोन का मतलब पत्थर होता है, ब्रिज का मतलब पुल होता है, तो गेहूँ पत्थर से जो पुल बन जाए उसको कहें? नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है व्हीट स्टोन। उन्होंने एक ब्रिज मतलब कनेक्शन। ब्रिज क्या होता है? जैसे मान लो नदी के ऊपर ब्रिज बना होता है ना, तो एक बैंक को दूसरे बैंक से जोड़ने के लिए, है ना, एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने के लिए, कनेक्शन देने के लिए एक रूट बनाया गया जिसे हम ब्रिज कह रहे हैं। तो ठीक सर्किट में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करने के लिए जो हम एक रूट बनाएंगे उसी को हम ब्रिज कहेंगे। तो व्हीटस्टोन ने एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट बनाया, कि कनेक्शन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया अपने ही नाम पर व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे? इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या हुई? इसके रिक्वायरमेंट हुई 4 कंपोनेंट्स की। 4 कंपोनेंट्स क्या? या तो चारों रेजिस्टेंस ले लो, या चारों कैपेसिटर्स ले लो, या चारों इंडक्टर्स ले लो। अभी हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो हम वो चारों कंपोनेंट्स अपने क्या लेंगे? कैपेसिटर लेंगे। जैसे मान लो, और फिर उन्होंने एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट बनाया। क्या बनाया? कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्या बनाया? क्वाड्रिलेटरल जानते हो सभी लोग। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ध्यान से देखो तो हमने बचपन में पढ़ा रखा था कि इसकी 4 आर्म्स होती हैं, यानी साइड्स होती हैं, और 4 वर्टिसेस होते हैं। तो यहाँ पर इन वर्टिसेस को हम बेसिकली पॉइंट्स बोल रहे हैं अपने, जहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट। फिर उन्होंने क्या करा, इन चारों आर्म्स पर एक एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। जैसे मैं इस क्वाड्रिलेटरल का नाम रख दूं A, B, C और D, तो एक डायगोनल आपको A to C दिखेगा और एक डायगोनल आपको B to D दिखेगा, हाँ या ना। तो A to C और B to D वाला जो डायगोनल है AC एंड BD, तो उसमें AC में क्या लगाया इन्होंने? एक बैटरी लगाई। अब A और C को कनेक्ट करने के लिए, यानी ब्रिज बनाने के लिए, रूट बनाने के लिए एक बैटरी यहाँ लगाई। तो बैटरी तुम्हें A to C लगानी है, अब चाहे अंदर लगा के कनेक्शन करो या आप इस बैटरी को बाहर से कनेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। एक बैटरी हमने यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स यहाँ से ज्वाइन किया, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अब बच गया भैया दूसरा डायगोनल। अब दूसरे डायगोनल पे क्या होगा? दूसरे डायगोनल पे हम लगाते हैं डिटेक्टर। क्या लगाते हैं? डिटेक्टर। अच्छा, डिटेक्टर क्या होती है? डिटेक्टर इज समथिंग विच डिटेक्ट्स सिग्नल्स, यानी कि जो किसी सिग्नल को क्या करे? पहचान ले। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक डिटेक्टर के तरीके क्या क्या लगाया जा सकता है? डिटेक्टर के तरीके आप हेडफोन यूज़ कर सकते हो, आप गैल्वेनोमीटर यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर, अब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज को स्टोर करने का या चार्ज को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करने का हम कैपेसिटर, तो यहाँ मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया। तो ये तो हमारे वाले कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर जो डिटेक्टर के तरीके काम कर रहा। मतलब अगर ये चार्ज हो गया तो मैं मानूंगा कि इस आर्म में चार्जिंग हो रही है। अगर ये चार्ज नहीं हुआ, स्विच ऑन होने के बावजूद, अगर मैंने स्विच को ऑन कर दिया और उसके बावजूद ये चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस आर्म में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इस आर्म में कोई भी चार्ज नहीं है, इस आर्म में ये सर्किट चार्जिंग नहीं कर रहा। तो अगर मैं मान लेता हूँ इसका नाम C1 है कैपेसिटर, ये C2 है, ये C3 है, और ये C4 और ये C5 है। तो C5 हमारा डिटेक्टर है, हमारे कैपेसिटर ये हैं। तो अगर मैं यहाँ स्विच ऑन ना करूँ तो जाहिर सी बात है ये कोई भी चार्ज नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ स्विच ऑन कर दूँ तो जाहिर सी बात है ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये V पोटेंशियल पर होगा, तो इसमें ये V और ये
0, तो ये भी पॉइंट पोटेंशियल से, तो ए पर भी कितना आया v, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, तो सी पर भी कितना आया 0। लेकिन अब इसके बाद v आगे नहीं जा सकता क्योंकि एक C1 लगा, इसके बाद v आगे नहीं जा सकता क्योंकि एक C2 लगा है, फिर यहाँ से 0 आगे नहीं आ सकता क्योंकि C4 लगा है, 0 इधर नहीं जा सकता है क्योंकि तो 2 पॉइंट बच गए। मैंने कहा था जब पॉइंट मान लो तो उसको नया पोटेंशियल मान लो, एक को x मान लो, एक को y मान लो। हाँ है ना, ठीक है सर। जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो ये कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज होना चाहिए, हो रहा था, ये भी चार्ज हो रहा है, ये भी चार्ज हो रहा है, ये भी चार्ज हो रहा है। ये एक ऐसी कंडीशन हमने चेक करी जहाँ पर सारे सर्किट्स में सारे कैपेसिटर तो चार्ज हो रहे हैं, लेकिन स्विच ऑन होने के बावजूद ये वाला सर्किट, ये वाला कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है, ये वाला कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं चार्ज हो रहा? तो मैंने बताया था किसी सर्किट में किसी कैपेसिटर को काम करने के लिए, यानी उस पर चार्ज लाने के लिए तुम्हें क्या जानना पड़ेगा कि यहाँ एक पोटेंशियल होना चाहिए, यहाँ एक पोटेंशियल होना चाहिए, और दोनों का पोटेंशियल अगर मैं मान लूँ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं Q इक्वल टू सी वी लिखूँ तो V मतलब ना यहाँ का ना यहाँ का, इन दोनों के बीच का। अगर मान लो ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएं, यानी कि VA इज इक्वल टू VB हो जाए, तो डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 0 होने का मतलब कोई भी चार्ज इस कैपेसिटर पर नहीं आएगा। यानी कि कोई कैपेसिटर चार्ज तभी होगा जब उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ x है, यहाँ y, ये दो अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई जब हमने C1 और C2 की वैल्यू ऐसे फिक्स करी, मान लो यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से कि यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप है इन दोनों का, वही ड्रॉप इन दोनों का भी हो गया, जो पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों का है वही पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों का हो गया। मान लो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का सेम है, यानी V माइनस एक्स और V माइनस वाई दोनों पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो जाहिर सी बात मैं कह सकता हूँ V से V कट गया, x इक्वल टू माइनस वाई, यानी से x की वैल्यू y के बराबर। और जब अगर मैं x की वैल्यू y के बराबर रखूँगा तो इस y को ही मैं क्या मान लूँगा x। तो अब जहाँ से रखो तो x और x सेम नहीं होगा, x और x सेम नहीं हो गए, और x और x सेम हो गया यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं करेगा। सेम चीज़ इधर से भी कर सकते हो, अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से चार्ज का डिवीजन हो कि C3 और C4 के पास इक्वल कह सकते हो पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा हो, तो डिफरेंस का, तो x माइनस 0 और x माइनस 0 दोनों बराबर हो गए, तो x बराबर मतलब y माइनस, यहाँ y था ना, तो x माइनस 0 बराबर y माइनस 0, तब भी x और y क्या हो गए इक्वल। तो मैं यही कंडीशन मान के चलता हूँ कि जब यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप a और b का पोटेंशियल ड्रॉप a और d के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर, इस कंडीशन को हम कुछ बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, बताता हूँ, ठीक है। जैसे अब हमने क्या करा, when circuit is balanced मतलब बैलेंस की कंडीशन होती है C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। समझना, ये सब प्रूफ करा देंगे, परेशान ना हो भी। मैं कह रहा हूँ कि जब ये कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का रेशियो, मान लो यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो रेशियो कितना है 2/6 यानी 1/3, तो इधर भी 1/3 ही आना चाहिए डिवाइड करके। तो जब C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4 दोनों की एडजस्टेंट वैल्यू सेम होंगी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि देन पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D विच इज इक्वल टू x। वेट कर लिया हमने से, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे C5 इज नॉट वर्किंग, C5 इज नॉट वर्किंग। अच्छा, दिख नहीं रहा है नीचे, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ बता दे रहे हैं, इस सिचुएशन में हम कहेंगे C5 डजंट वर्क, और इसी कंडीशन को बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। मतलब सिंपल आसान शब्दों में, जब इन पहले क्वेश्चन करने से पहले इनका रेशियो और इनका रेशियो करके देखेंगे, अगर इनका रेशियो सेम है तो हम बीच वाले को मानेंगे कि वो वर्क नहीं कर रहा, तो हम जो चीज़ काम नहीं कर रहा उसको हटा सकते हैं। तुम काम नहीं करोगे तो हटा दिया जाएगा घर से, है ना। तो कहने का मतलब
इस C5 को हटा दो, C5 को हटा दो, तो अब ये वायर भी हटा दो। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि C1 और C2 किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए, C1 और C3, और C2 और C4 भी किस में हो गए, सीरीज़ में। तो हमारा सर्किट ईजी हो गया, इसका इक्विवेलेंट निकालना आसान हो गया अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा एक चीज़ और, कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर प्रूफ कहाँ है, इसका प्रूफ भी कराइए। तो अभी प्रूफ की इतनी नीड नहीं है, लेकिन अगर आप डिमांड कर रहे हो तो मैं लगे हाथ प्रूफ करा ही देता हूँ। तो ऐसा मानते हैं, देखो मैं ये मानता हूँ कि इसको प्रूफ करने के बेटा देखो अभी आपने KVL वगैरह नहीं पढ़ा है, तो हम KVL यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक नॉर्मल तरीके से करा रहे हैं उसमें, लेकिन आपको कुछ चीज़ पहले से ही लेट करनी पड़ेगी। क्या लेट करनी पड़ेगी, समझना मेरी बात को, क्या लेट करनी पड़ेगी। मैं ये मान ले रहा हूँ कि पहले से मान लो C5 काम नहीं करेगा, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, है ना। और अगर ये मान के चले तो हम ये प्रूफ कर दें C5 काम नहीं कर रहा है, तो दोनों ही तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर मैं पहले से लेकर चलूँ C1/C2 = C3/C4, ये तो ये प्रूफ कर दूँ, ये प्रूफ कर दूँ कि C5 डजंट वर्क, या मैं पहले से ये लेकर चलूँ तो मैं ये प्रूफ कर दूँ, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो हम प्रूफ में लिखते हैं, पहले हम बना देते हैं सर्किट, फ्रेम के अंदर ही रहते हुए मैं सर्किट बना रहा हूँ, देख लेता हूँ फ्रेम में हूँ या नहीं हूँ। हाँ हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्किट बना रहा हूँ। फिर अभी एक कंडीशन ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी C1, कोई भी C2, कोई भी C3 को आपने डिवाइड कर दिया। देखिए ये 4 कैपेसिटर और ये रहा C5 वाला अपना, यहाँ से हमने क्या कनेक्ट करी है, यहाँ से कनेक्ट करिए एक बैटरी, यहाँ पर हो गई स्विच जो कि ऑन है, यहाँ पर है C1, C2, C3, C4। इमेजिन करिए यहाँ पर एक A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। मैं मान ले रहा हूँ यहाँ से बैटरी का प्लस Q चार्ज है और ये बैटरी का माइनस Q चार्ज है, ये पोटेंशियल है, तो ये बड़ी प्लेट V, छोटी प्लेट 0, तो ये V पर होगा और ये C पॉइंट 0 पर होगा, हाँ है ना, इतनी बात सभी को पता है। अच्छा यहाँ पर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और C के बीच में निकाल रहे हैं। अच्छा समझो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर B मान ले रहा हूँ, मैं इसको C मान ले रहा हूँ, इसको D मान ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ C = D, ठीक है। अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि तुम लोग की आदत पड़ी है ना A और B के बीच में पोटेंशियल निकालने की, तो इसलिए मैंने B उसको लेट कर लिया, A B, और मैं चलो उसको C मान लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं कर रहे हैं इतना कि हमें बहुत वो सब देखने हो। तो C5, अब समझना, मैं मान के चलता हूँ पहले C5, लेट C5 डजंट वर्क, ये मैं मान के चलूँगा। अच्छा सोचो जब C5 वर्क नहीं कर रहा है, C5 वर्क नहीं कर रहा है, तो इस पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पहुँचा, ये प्लस Q चार्ज 2 में बटेगा, समझना, ये प्लस Q चार्ज या Q चार्ज यहाँ से जा रहा है, चलो प्लस Q माइनस Q वही Q चार्ज है, Q चार्ज इस पर जा रहा है, तो Q चार्ज बटेगा यहाँ से, कितना कितना बटेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, पहले प्लस माइनस लिखना सीख लो। जो बैटरी के प्लस साइड पे होते हैं वो सब प्लस, जो माइनस साइड पे होंगे माइनस। तो जाहिर सी बात है इधर से जाओ तो 0 पोटेंशियल है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसके अपोजिट वाला ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, कहानी को समझना। अगर यहाँ से Q चार्ज आ रहा है, Q बच्चे चार्ज फ्लो नहीं करता, मैं फ्लो का साइन बना दे रहा हूँ, Q चार्ज आ रहा है, इस बैटरी से Q चार्ज निकल रहा है, वो Q चार्ज इस पर भी जाएगा तो इस पर इस बढ़ जाएगा, इन दोनों पे चार्ज बढ़ जाएगा, इधर Q1 और इधर Q2, कह सकता हूँ Q1 और Q2। तो इस वाले कैपेसिटर पे कितना आएगा, प्लस Q1, और इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पर माइनस Q1, इस पर कितना आएगा, प्लस Q2, इस पर आएगा माइनस Q2। ऐसे ही अगर मैं ये चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर से 2 पार्ट में बटेगा, लेकिन अभी मैंने बताया C5 वर्क नहीं कर रहा है, C5 वर्क, तो पूरा का पूरा चार्ज इसमें तो स्टोर होगा नहीं, तो पूरा का पूरा चार्ज किस में स्टोर हो जाएगा, C3 में। तो ये Q1 चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये भी प्लस Q1 और ये माइनस Q1। इधर इसी तरीके से जब ये Q2 यहाँ से जा रहा होगा तो Q2 को 2 रास्ते मिलेंगे, या तो वो जाके इसमें स्टोर हो जाए, या तो वो जाके, मतलब ऐसा समझो पानी बह रहा है तो पानी को 2 रास्ते मिले, अगर 2 टंकियाँ, या तो इसमें स्टोर हो जाए या तो इसमें स्टोर होगा नहीं, क्योंकि ये डजेंट वर्क, ये काम ही नहीं कर रही, इसका नोजल खुला ही नहीं है। तो पूरा का पूरा Q2 किस में जाएगा, इस वाले कैपेसिटर में चला जाएगा। बोलो है ना, नहीं समझ में आया। अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पता होना चाहिए। जैसे मैंने C को मान लिया X, और अगर वर्क नहीं कर रहा है तो जो C का पोटेंशियल होगा वही D का, क्योंकि कोई कैपेसिटर तभी वर्क नहीं करता जब उनके एंड्स का पोटेंशियल सेम हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का 0 हो। तो अब एक बात बताना, मैं तुमसे पूछूं
फॉर आर्म ए बी के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, यानी ए सी, फॉर आर्म ए सी, ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ तो यहाँ वी है, यहाँ एक्स है, तो क्या निकलेगा वी माइनस एक्स, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि मैंने जो एक्स पोटेंशियल लेट किया है वो हमेशा मैंने बताया है कि एक्स वी से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा होगा, ये हमेशा मैंने बताया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो x होगा ये हमेशा v से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा होगा, ये बात तुम्हें पता है ना, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो फॉर आर्म ए बी के लिए अगर मैं करूँ, फॉर आर्म ए सी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, v माइनस, क्यों क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू सी बी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी। और जहाँ V क्या होता है मैंने हमेशा बताया, डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, हम ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। आर्म ए सी के लिए डेल्टा V कितना है, बड़ा माइनस छोटा, V माइनस एक्स, Q कितना है आर्म ए बी के लिए, ए सी के लिए Q1, तो Q1, C कितना है C1, ओके, इक्वेशन 1A आ गई। इसी तरीके से हम करें फॉर आर्म नीचे वाली AD के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, यहाँ का x है यहाँ का V है, A का x है, D का मतलब A का V है और D का x है, और यहाँ पर चार्ज कितना है Q2, तो क्या हो जाएगा Q2 बाई C2, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1 ऑफ B। नहीं समझ में आया? अगर ध्यान से इन इक्वेशन को देखो बाई 1A एंड 1B, अगर ध्यान से आप देखो दोनों के LHS बराबर हैं तो वी कैन राइट Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 अपॉन Q2, ये Q2 नीचे चला गया, C1 ऊपर चला गया, C1 अपॉन C2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है। वो 1A है, ये 1B है, ये 1 हो गई। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। तो थोड़ा सा अब इसी तरीके से हम आर्म किसके लिए करेंगे, BC के लिए, मतलब CB के लिए और DB के लिए। तो ये हटा दूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब किसके लिए करें, फॉर आर्म किसके लिए, CB के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, भाई फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा V बराबर Q बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बड़ा माइनस छोटा, C का पोटेंशियल x है, B का 0, तो x बड़ा होगा, 0 छोटा होगा, तो x माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है इस वाली ब्रांच में, चार्ज कितना है Q1, तो Q1 इस वाली ब्रांच का कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस C3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 ऑफ A। इसी तरीके से मैं अगर फॉर आर्म नीचे वाला करूँ DB, यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा x माइनस 0, इस वाली ब्रांच में चार्ज Q2 और इस वाली ब्रांच का कैपेसिटर C4, तो ये कितना हो गया 2 ऑफ B। तो बाई 2A एंड 2B हम कह सकते हैं दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। Q1 अपॉन C3 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C4। तो यहाँ से अगर मैं इसको अरेंज करके लिखना चाहूँ तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अगर ध्यान से देखो इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, बाई 1 एंड 2 दोनों के LHS बराबर हैं, Q1 अपॉन Q2, तो वी कैन से C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। क्या यही हमको प्रूव करना था, बैलेंस कंडीशन? देखिए यही था, लिखा था ना C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। तो ये बैलेंस कंडीशन कब प्रूव हुई है, ये भी आपको याद रखना, जब C5 वर्क नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। समझिए, लेकिन ये कंडीशन तभी लगेगी बच्चा जब ये C5 वर्क नहीं कर रहा हो ना। C5 वर्क कर रहा होता तो यहाँ से Q1 फिर से टूट जाता, यहाँ पर Q1 फिर से टूट जाता, कितना मान लो Q3 Q4 या कोई भी अलग
Q1 टूटता तो Q1 डैश और Q1 डबल डैश में टूट जाता, तो दोनों का सम फिर से Q1 होता। तो वो बात की जब KVL पढ़ लोगे तब की तब हम बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना नोट करना है, इससे कुछ हाँ एक चीज़ और बता दूँ। अच्छा एक बात बताओ एक्स्ट्रा, देखो ध्यान से, एक चीज़ और बता दूँगा क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, कोई फ़र्क पड़ेगा? सर इसको नीचे ले आए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, कोई फ़र्क नहीं। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि कभी भी तुम्हें बीट स्टोन चेक करना हो तो C1/C2 इक्वल टू C3/C4 चेक कर लिया, अच्छी बात है। C1/C3 इक्वल टू C2/C4 कर लिया, तब भी ठीक बात है। लेकिन कभी ऐसे चेक कर लिया C1/C4 C3/C2, तो ये गलत है। देखो क्रॉस बन रहा है ना, वही बता रहा है गलत है नहीं, मतलब। और कौन सा डायगोनल डिटेक्टर पे होगा, कौन सा बैटरी पे होगा, कौन सा कैपेसिटर C1 लेना है, ये समझ लो। C1 किसे मानोगे, C2 किसे मानोगे, समझो। जिस डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगी हो, यानी जहाँ से वोल्टेज V डिवाइड हो रहा है, उन्हीं को C1 और C2 पहले मानोगे, और जहाँ से जीरो वाला डिवाइड हो रहा है वो C3 और C4 होगा। मतलब कभी ऐसे मत मान लेना कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लिया इसके अक्रॉस ये C1 और मतलब ऐसे मान लिया कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4, क्रॉस में नहीं मानना है, क्रॉस में नहीं मानना है। डायगोनल पकड़ो बैटरी वाला, उसके ऊपर वालों को या तो C1 C2 C3 C4 बोलो, या उसको बाजू वालों को, मतलब या तो ऐसे एडजेसेंट पकड़ो बैटरी वाला, ये है ना डायगोनल, ये डायगोनल बैटरी का है ना, तो इस डायगोनल ऑफ बैटरी में या तो ये एडजेसेंट होंगे, इसे मान लो, या ये एडजेसेंट मान लो। कभी क्रॉस में नहीं मानना है, ठीक है, कभी क्रॉस में नहीं मानना, याद रखना है। इसको नोट करिए, प्रूफ इसका, फिर क्वेश्चन कराएंगे। फिर हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी से करिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। फॉर्मूला यही लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q/C। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q/C। ओके, पहले दो को इक्वेट करके चार्ज का रेशियो निकाला, दूसरे दो को इक्वेट करके चार्ज का रेशियो निकाला, दोनों चार्ज के रेशियो सेम है। यही प्रूफ है, इतना ही आपको ध्यान रखना है बस। तो भाई आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या निकाला है हमने निकाला है कि इफ़ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो जाएगा, इस केस में C5 डज नॉट वर्क। बस इतना याद रखो, इतना याद रखो, बस इतने में पूरा सवाल लगा लोगे। जैसे क्वेश्चन दे दूँगा, क्वेश्चन दे दूँ कि इस तरीके का एक सर्किट है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ पर मान ले रहा हूँ, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एंड देन ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है। चलो इसको 1 माइक्रोफैराड मान लेता हूँ, इसको 2 माइक्रोफैराड, इसको ऐसे दो 1, ये 3 माइक्रोफैराड मान लो, ये 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और ये हो जाएगा, चलो इसको 2 ही रहने दो, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, ऐसे मान लो। तो भाई अगर इसमें हम PPT का जो पुराने टाइप थे वो लगाने की कोशिश करूँ, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक वगैरह लगाने की कोशिश करूँ, तेरा क्या उससे हो जाएगा? पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक में जो वायर प्रॉब्लम पड़ा था, इसको V मानते थे, इसको 0, तो ये V है तो ये भी V होगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा। अब ये V आगे नहीं जाएगा, इधर से आगे नहीं जाएगा, एक नोड बच गया, इधर से 0 नहीं जा पा रहा, तो ये X हो गया और ये Y हो गया। अगर हम इस XY को प्लॉट करें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या होगा, ये V हो गया, ये 0 हो गया और ये X हो गया। तो V और X के बीच में एक लगा हुआ है कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का, और ये Y हो गया। V और Y के बीच में भी एक लगा है 2 माइक्रोफैराड का। X और 0 के बीच में एक लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड का, और Y और 0 के बीच में एक लगा है 6 माइक्रोफैराड। X और Y के बीच में भी एक लगा है 4 माइक्रोफैराड का। तो एक बात समझिए, क्या ये सर्किट और ये सर्किट अलग निकला? ये ऐसा डिज़ाइन यहाँ बना हुआ है, वैसा डिज़ाइन यहाँ, बस यहाँ वायर को थोड़ा मोड़ के किया गया, यहाँ वायर को स्ट्रेट कर दिया। तो इस वाले वायर कनेक्शन प्रॉब्लम का नोडल एनालिसिस करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी सर्किट हमारा कॉम्प्लेक्स है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा सीरीज़ है और कौन सा पैरेलल है। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको। तो जाहिर सी बात है अभी भी ये कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स को आसान करने के लिए सारे मेथड्स हैं ना, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स ही रहने के लिए थोड़ी ना मेथड्स हैं।
तो अब हम इसको किस मेथड से करेंगे, हम इस पे लगाते हैं अपना वाला मेथड जो अभी भी पढ़ा, व्हीटस्टोन मेथड। ये क्योंकि दिख रहा है 5 कैपेसिटर का एक सर्किट दिख रहा है, तो हम व्हीटस्टोन लगाए। तो व्हीटस्टोन लगाने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ता है C1/C2। तो बैटरी वाले टर्मिनल कौन है, ए और बी। तो बैटरी वाले टर्मिनल से जहाँ से वोल्टेज बट रहा है या चार्ज बट रहा है तो उनको C1 C2 मानो, यानी ये हमारा C1 और C2 हो गया। तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइक्रोफेराड, C3 की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइक्रोफेराड, C4 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड एंड C5 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड, क्योंकि वो डायगोनल है ना बीच में। तो अब क्या करेंगे, नाउ पहले चेक करेंगे C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। पहले चेक करेंगे कि C5 वर्क करेगा भी या नहीं, यही तो दिक्कत दे रहा है कि यहाँ से सीरीज़ है, ये पैरेलल है, समझ में नहीं आ रहा। तो C1 की वैल्यू व्हाट 1 माइक्रो अपॉन 2 माइक्रो, 3 माइक्रो अपॉन 6 माइक्रो। तो ये सब कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इसका क्या मतलब हुआ, हैंस C5 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड डजेंट वर्क, या इज़ नॉट वर्किंग लिख लो, इज़ नॉट वर्किंग। ये अगर वर्क नहीं कर रहा तो इसको मैं हटा सकता हूँ 20 से। अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखो। नाउ अब हमारा सर्किट बना, एक पॉइंट A है, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से ये पॉइंट गायब हो गया। एक कैपेसिटर C3 है, एक कैपेसिटर C4 है और ये पॉइंट B। अब इसको हटा सकते हैं ना, हटा दिया, वायर भी हटा दिया जिससे कनेक्ट था। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों किस में हो गए सीरीज़ में, ये दोनों किस में हो गए सीरीज़ में, फिर पूरा किस में हो गया पैरेलल में। तो C1 एंड C3 किस में है सीरीज़। और दो का सीरीज़ कैसे निकालते थे बताओ, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। तो ये हो गया 1, बाद माइक्रो लगा देंगे, 1 × 3, ये 1 है ये 3 है, चेक करो 1 और 3 अपॉन 1 + 3 इट विल कम आउट टू बी 3/4 माइक्रोफेराड। इसी तरीके से C2 एंड C4 किस में है सीरीज़ में। तो जैसे सीरीज़ में इनको करोगे तो C डबल डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, C2 × C4, C2 + C4। C2 की वैल्यू कितनी है 2 × 6 अपॉन 2 + 6, ये कितना हो गया 12/8 माइक्रोफेराड। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 12/8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 से कैंसिल, तो 6/4 माइक्रोफेराड। अब मैंने और सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 बना रहने दे रहा है। ठीक है, तुम करने को लिख सकते हो 3/2 कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 4 2 = 8, 4 3 = 12 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब ध्यान से रखो, अब हमारा सर्किट कैसा हो गया, अब सर्किट ये हो गया, ये A है, इसके ऊपर C' और इसके ऊपर यहाँ पर C डबल डैश, ये B है। तो अब C' और C डबल डैश किस में दिख रहे हैं, C' एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर निकलेगा CAB, और पैरेलल में सीधे ऐड होता है C' + C डबल डैश। तो C' की वैल्यू है 3/4 माइक्रोफेराड और C डबल डैश की वैल्यू है 6/4 माइक्रोफेराड। जाहिर सी बात, अब देखो एलसीएम लेना आसान हो गया ना, वरना तुम कर सकते बाद में एलसीएम लेते, कितना हो गया 9/4 माइक्रोफेराड। CAB की वैल्यू 9/4। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 9 का आधा 4.5, 4 का आधा 2.25 है ना। तो करने को कर सकते हो, नहीं यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब फाइनल ऑप्शन क्या बना हमारे फाइनल आंसर, CAB बराबर 9/4 माइक्रोफेराड। ठीक है, इसको नोट कर लिए फटाक से एकदम, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परेशान नहीं होना, मतलब जैसे एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में अगर मान लो यहाँ पर ऐसे दे दिया गया हो 2.25 माइक्रोफेराड, तो वो भी ठीक है, डिवाइड कर दिया तुमने, क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ें। क्या करना है, पहले C1/C2 C3/C4 का रेशियो करके देखना है। अगर इक्वल RHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम C5 को वर्क नहीं कराएंगे। LHS इक्वल टू RHS होने से बीच का C5 कैंसिल आउट हो जाएगा,
जिसकी वजह से क्या हेल्प होगी कि ऊपर के दोनों कैपेसिटर्स सीरीज़ में हो गए, नीचे वाले भी दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में हो गए। देन आफ्टर हम इसको नॉर्मल तरीके से अपने सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई फिर रॉकेट साइंस नहीं। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन एक तुमको दूँ इस तरीके का, जैसे मान लो एक कैपेसिटर ये, एक ये, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर ए। एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और सब सी हैं, जब मैं नहीं लिखता हूँ तो सब पता होना चाहिए सबके कैपेसिटेंस सी हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे सर? ये तो बहुत सरल है, ऐसा सवाल करा चुके हैं आप। देखिए ये V है, ये 0 है, तो जाहिर सी बात है ये V है तो आगे V नहीं जाएगा, ये 0 है तो ये 0 आगे नहीं आएगा। तो इसको मैं मानूंगा x और इसको मैं एक, ये x भी आगे अब नहीं जाएगा ना इधर से ना इधर से, तो मैं इसको मानूंगा y। अब y भी देखो आगे नहीं जाएगा ना इधर से ना इधर से। तो इसमें कितने नोट्स मिले हमको? 4। तो चलो इसको मैं सॉल्यूशन में करता हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं चले क्वेश्चन क्या था सॉल्यूशन क्या था। तो देखिए अगर मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, पेन छोड़ के इधर देखिए सभी लोग, A B, तो जाहिर सी बात है ये V होगा क्योंकि इसको मैंने V माना, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो ये 0 तो ये भी 0। ये V आगे नहीं जा सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर C लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं मान लूँगा x, है ना, और ये 0 आगे नहीं जा सकता तो इसको मैं मान लूँगा y। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो मुझे 4 पॉइंट चाहिए, एक A चाहिए, एक B चाहिए, एक x चाहिए और एक y। तो A और x के बीच में देखिए, A और x मतलब V और x के बीच में ये वाला लगा है, टिक किया और टिक करते चलना वरना ये भूल जाओगे कौन सा कनेक्ट किया कौन सा नहीं किया। फिर उसके बाद x और b के बीच में यानी 0 के बीच में, यानी x और 0 के बीच में ये वाला लगा है C, इसको टिक किया, x और 0 के बीच में इसको कनेक्ट कर दिया। फिर ध्यान से देखिए 0 और y के बीच में ये वाला लगा है, तो 0 और y के बीच में ये भी C है, ठीक है, ओके। और फिर ध्यान से देखिए v और y के बीच में ये वाला लगा है, तो v और y के बीच में ये वाला लगा दिया, और x और y के बीच में एक और लगा। क्या ये वेट स्टोन नहीं बन गया? क्या ये वेट स्टोन नहीं बन गया? ये कन्वर्ट हो गया है वेट स्टोन में। अब वेट स्टोन का तरीका क्या बताता है? इस वाले को C1, इस वाले को C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5। तो C1 की वैल्यू भी कितनी है? C है, C2 की वैल्यू भी C, C3 की वैल्यू भी C, C4 भी C और C5 भी C। तो जब हम वैल्यू इसकी जज करेंगे कि तो हम कैसे करेंगे? C/C इज इक्वल टू C/C। तो जाहिर सी बात है कट पिट आ गया, 1 बराबर 1 मतलब LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? C5 डज नॉट, या C5 इज़ नॉट वर्किंग, इज़ नॉट वर्किंग। अगर C5 वर्क नहीं कर रहा है तो इस सर्किट में हम क्या करेंगे? इस सर्किट में हम C5 को गायब कर देंगे। C5 को गायब करेंगे तो क्या सर्किट बनेगा बताओ? A अपनी जगह, ये C1 और ये C2। बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ x लिखने की कोई आवश्यकता वैसे नहीं क्योंकि x से कोई भी चार्ज बट नहीं रहा है। जो चार्ज यहाँ x में आएगा वही चार्ज इधर जाएगा, मतलब करंट इधर जाएगी या चार्ज कुछ बोल लो। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज़ में हो गए। इसी तरीके से ये C2 है, ये y था। अब y ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, पूरे चार्ज को इधर भेजा है, यानी कि C2 और C4 सीरीज़ में होगा। तो C1 और C3 किस में? सीरीज़ में। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या? दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। और जब सेम होते तो शॉर्टकट ही बताया था कि सेम वाले में जब सेम कैपेसिटेंस होती है, सेम वैल्यू होती है सीरीज़ में, तो कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी 2 कैपेसिटेंस तो C/2 आंसर आएगा। देखो आएगा भी C²/2C, C/2। तो यहाँ भी कितना आएगा? करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं क्या? C/2। नीचे का भी तो C/2 है, का सब C वैल्यू है तो C/2। अब C' और C", जब इनको सॉल्व करोगे ये आया, इनको सॉल्व करोगे ये आया, तो C' और C" पैरेलल में होगा। पैरेलल में कितनी वैल्यू आई है सर? ये C/2 आया, ये भी C/2 आया। तो C/2 और C/2 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? C आएगा। तो एक फाइनल कैपेसिटर हमारे में कितना लगेगा? A और B के बीच में C लगेगा। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आएगा कि नहीं आया? क्या करना है? सबसे पहले कन्वर्ट करना है अपने वेट स्टोन में। जब भी 5 कैपेसिटर दिखे तो कोशिश करो, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो वेट स्टोन बनता है, ठीक है। तो वेट स्टोन में कन्वर्ट करो, C1 C2 लेट करो, उसके बाद चेक करो, और चेक करने के बाद रिमूव करके अपना नॉर्मल मेथड से जो सीरीज़ और पैरेलल के फॉर्मूले हैं वो लगा के इक्विवेलेंट निकालो। ओके,
नोट करिए फटाक से, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूँ। ठीक है, छूमंतर इसको गायब करता हूँ पहले। छूमंतर, देखो इस क्वेश्चन को आपको करना है। इसमें मैं आपको बता दूं, हिंट दे दूं कि जाहिर सी बात है वेट स्टोन पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं यूज़ होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में थोड़ी ना पता है कि वेट स्टोन यूज़ होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में तो केवल क्वेश्चन आ जाएगा। तो कैसे करना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी की निकालना। फिर से वही बात, पॉइंट पोटेंशियल लगाते हैं पहले, ये वी हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वी है तो ये भी वी हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो आगे जा रहा है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये वी आगे नहीं जाएगा, लेकिन इस पर तो आ जाएगा ना वी, है ना। चलो अलग 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 पेन से, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी, ये भी। ठीक है, अब ये भी आगे नहीं जाएगा। अब एक आपके पास नोड ये बच गई और एक ये बच गई, है ना। तो ये इसको x मान लो तो ये भी x ही है, और ये y मान लो तो ये y। देखो ध्यान से, अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे, मैं कन्वर्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो भैया v और 0 के बीच में एक लगा है, x और y के बीच में एक लगा है, y और 0 के बीच में एक लगा है, x और 0 के बीच में एक लगा, v और x के बीच में एक लगा। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो मे भी ये वेट स्टोन बन जाओ। वेट स्टोन में एक बात और बता दूँ, कभी भी याद रखना, a और b ये बैटरी के टर्मिनल होते थे, ये बीच में डायगोनल। अगर मान लो कहीं एक बीच में डायगोनल और भी है, उसमें भी कैपेसिटर लगा है, तो जब C1/C2 इक्वल टू C3/C4 करते हैं तो बैटरी को छोड़ के जो डायगोनल है उसके कैपेसिटर गायब होते हैं। यानी बैटरी वाले टर्मिनल के कैपेसिटर गायब नहीं। तो अच्छा, कैपेसिटर क्यों गायब होता था? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता था, यानी दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम हो जाता था। मतलब इस एंड का और इस एंड का पोटेंशियल सेम। क्या कभी इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल सेम हो सकता है? ये तो बैटरी का V है, ये बैटरी का 0, तो ये V और 0 कभी सेम हो ही नहीं सकते। तो ये वाला कैपेसिटर कभी गायब नहीं होगा। अगर है तो, अगर मान लो यहाँ 2 कैपेसिटर लगे, 3 कैपेसिटर लगे इस वाली ब्रांच में, तो ये गायब होंगे। लेकिन इस वाली ब्रांच में अगर बीच में डायगोनल में ए और बी, बैटरी वाले डायगोनल में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो वो कभी गायब नहीं होंगे, क्योंकि उनका पोटेंशियल डिफरेंस कभी 0 नहीं होगा। ओके, तो इतना ये हिंट है आपकी, इसको करिएगा। और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अपना नया मेथड यूज स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पॉइंट पोटेंशियल के अंदर 4 टाइप पढ़ लिए, इसके बाद नया मेथड आएगा जिसको अभी इसमें एक टाइप बचा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो करा के नया मेथड स्टार्ट करेंगे, सिमेट्री रूल। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हटाते हैं। इसको नोट कर लिए। नेक्स्ट टाइम पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, प्लेट कनेक्शन और फिर सिमेट्री रूल। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए।